So welcome back to the session of a history PYQ of 2021 for UPSC Prelims Civil Services Examination. 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री सेक्शन से अबाउट 18 to 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस सेशन में इन्हीं क्वेश्चंस का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 4 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट ए, अजंता केव्स लाई इन द गोर्ज ऑफ वागोरा रिवर। दिस इज राइट बिकॉज अजंता केव्स वागोरा रिवर के गोर्ज में लाई करता है। अदर स्टेटमेंट इसका मतलब इसके इनकरेक्ट होंगे, ओनली ए इसका करेक्ट है, बट हम यहाँ पर ऑल ऑप्शंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर वन, अजंता केव्स इन महाराष्ट्र। These 29 Buddhist caves are situated in the horseshoe-shaped gorge of वागोरा रिवर। अजंता केव्स महाराष्ट्र में है और ये 29 बुद्धिस्ट केव्स हैं, वागोरा रिवर के गॉर्ज में सिचुएटेड है। हॉर्सशू शेप्ड गॉर्ज यहाँ पर फॉर्म्ड होता है, वहीं पर ये सभी केव्स सिचुएटेड है। पिक्चर में हम देख सकते हैं। नंबर 2, सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश। इट इज लोकेटेड ऑन द हिल टॉप नियर द बेतवा रिवर, नॉट इन चंबल। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है और ये बेतवा रिवर के नियर सिचुएटेड है, जो कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था इससे रिलेटेड स्टेटमेंट वो चंबल रिवर के नियर लिखा हुआ था, जो कि रॉन्ग था। सांची स्तूपा का पिक्चर हम देख सकते हैं, राइट साइड में गिवन है। नंबर 3, पांडुलेना नासिक केव्स। दीज आर लोकेटेड इन द त्रिरश्मि हिल्स नियर द गोदावरी रिवर, नॉट नर्मदा रिवर। पांडुलेना गोदावरी रिवर के नियर त्रिशमी हिल्स के नियर लोकेटेड है। क्वेश्चन में नर्मदा रिवर लिखा हुआ था, जो कि गलत था। नंबर 4, अमरावती स्तूपा इन आंध्र प्रदेश। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द कृष्णा रिवर, नॉट द गोदावरी। अमरावती स्तूपा आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, स्पेशली ये कृष्णा रिवर के बैंक पर लोकेटेड है, जबकि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन था वहां पर गोदावरी लिखा हुआ था, जो कि रॉन्ग था। पिक्चर में हम देख सकते हैं अमरावती स्तूपा का पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। The Montagu-Chelmsford reforms of 1919 recommended granting voting right to all the women above the age of 21। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 ये रिकमेंड करता है यहाँ पर ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21 को वोटिंग राइट ग्रांट करने के लिए रिकमेंड करता है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर ऑल वुमेन को वोटिंग राइट गिवन करने के लिए रिकमेंड नहीं किया गया था। Statement 2, the Government of India Act of 1935 gave women a reserved seat in legislature। This is right because Government of India Act 1935 में वुमेन के लिए लेजिस्लेचर में सीट्स रिजर्व की गई थी। दिस इज राइट, सो करेक्ट आंसर इज बी, 2 ओनली। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Why statement 1 is incorrect? The 1919 reform did not grant universal suffrage to women. It allowed provincial legislature to decide if women could vote। 1919 का जो रिफॉर्म था ये वुमेन के लिए यूनिवर्सल सफरेज ग्रांट प्रोविजन नहीं करता था। ओनली स्टेट लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को डिसाइड करने के लिए यहाँ पर पावर दी गई थी कि वो वुमेन को प्रॉपर्टी बेस एजुकेशनल बेस पर वोटिंग राइट गिवन कर सकते हैं। इट वॉज नॉट अ ब्लैंकेट ग्रांट टू ऑल वुमेन अबाउट 21। Why statement 2 is correct? The Government of India at 1935 extended the principle of communal representation and provided for separate electorate reserved seats for women as well as depressed classes and labor। Government of India at 1935 के अंडर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया। इट मीन्स वुमेन, डिप्रेस्ड क्लासेस एंड लेबर्स के लिए यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन किया गया। अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919 एंड 1935 से रिलेटेड हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। Number, known as Montagu-Chelmsford reforms, Montagu was the Secretary of State for India and Lord Chelmsford was the Viceroy of India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है बिकॉज मॉन्टेगू उस टाइम पर इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड इंडिया में वायसराय हुआ करते थे। नंबर 2, सेपरेट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट।
1919 एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट किया गया। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज्ड टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। Under this act, the Central Public Service Commission was set up in 1926 for recruiting civil servants. सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया। नंबर 4, डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग ही प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। Transfer subject were to be administered by the governor with the aid of ministers which were responsible to the Legislative Council. Number two, reserved subject were to be administered by the governor. This dual system of governance was known as DRK. ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे गवर्नर मिनिस्टर्स के हेड से एडमिनिस्टर करता था, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल थे। वहीं रिजर्व सब्जेक्ट जो थे गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से इसको एडमिनिस्टर करता था। ये जो सिस्टम था ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, दिस इज नोन एज डीआरके। नंबर 5, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को फ्रेंचाइज ग्रांट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। Number 6, it extended the principle of communal representation by providing separate electorate for Sikh, Indian Christians, Anglo-Indians and European। 1919 एक्ट के अकॉर्डिंग कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को एक्सटेंड किया गया। सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन के लिए यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया है। जबकि हमने जो क्वेश्चन में अभी देखा 1935 के अकॉर्डिंग यहाँ पर वुमेन के लिए भी अब वुमेन के लिए, लेबर के लिए एंड डिफरेंट क्लास के पीपल के लिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड किया जाएगा। Number 7, it separated provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their budget। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया है एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को अपना बजट इनेक्ट करने के लिए ऑथोराइज किया गया है। नंबर 8, इंट्रोड्यूस बायकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर ही इंडिया में बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया एंड कंट्री में डायरेक्ट इलेक्शंस भी अब इनिशिएट किए गए। Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting of an upper house and a lower house। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब बायकैमरल लेजिस्लेचर के साथ रिप्लेस किया गया जिसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस थे। द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Number, established an all India federation consist of provinces and princely states as units। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इंडिया को एक ऑल इंडिया फेडरेशन के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया जिसके अंदर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज ए यूनिट कंसिस्ट थे। नंबर 2, एडॉप्शन ऑफ डीआरके एट द सेंटर। फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बट इट डिड नॉट केम इनटू ऑपरेशन। 1919 में हमने देखा कि वहां पर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर अब यहाँ पर फेडरल सब्जेक्ट्स को भी टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, बट इट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन। नंबर 3, द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस इन 3 लिस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पावर्स को सेंटर एंड प्रोविंस के बिटवीन 3 लिस्ट में इसको कैटेगराइज किया। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि आज भी एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में है। नंबर 4, रेसिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द वायसराय। नंबर 5, अ फेडरल कोड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1937। नंबर 6, इट इंट्रोड्यूस्ड बायकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग
इससे पहले 1919 एक्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि वहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेशन को बायकैमरल किया गया था, जबकि यहाँ पर प्रोविंसेस को बायकैमरल किया जा रहा है। बात अगर डीआरके का किया जाए तो डीआरके पहले सेंटर में स्टेट्स में प्रोविंस में किया गया था, जबकि यहाँ पर अब सेंटर में लागू किया गया। Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and the United Province were made bicameral, consisting of a legislative council and a legislative assembly. इंडिया के 6 प्रोविंसेस बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, इट मीन्स यूपी, इनके अंदर बायकैमरल यहाँ पर लॉन्च किया गया। और बायकैमरल के अंदर अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। नंबर 7, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया गया है। नंबर 8, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। नंबर 9, it abolished the Council of India, established by the Government of India at 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग जो काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया था, इसको अब अबोलिश कर दिया गया है। नंबर 10, extended the principle of communal representation by providing separate electorate for deprived classes, women and labor। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को एक्सटेंड किया गया। यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, वुमेन के लिए एंड लेबर वर्कर्स के लिए अब सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट है। नंबर 11, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, अबाउट 10% ऑफ पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट इस एक्ट के अकॉर्डिंग गिवन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, consider the following statement. Statement 1. It was during the reign of Iltutmish that Changiz Khan reached the Indus in pursuit of fugitive Khwarizm prince. Yes, this statement is true because जिस टाइम पर चंगेज खान फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस को परस्यूट कर रहा था, उस टाइम पर चंगेज खान ने इंडस रिवर को यहाँ पर इंडस रिवर तक पहुंचा, और उस टाइम पर इंडिया में इल्तुतमिश का रूल था। दिस इज राइट। स्टेटमेंट 2, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। दिस इज रॉन्ग बिकॉज जिस टाइम पर तैमूर ने मुल्तान ऑक्यूपाई किया था एंड इंडस रिवर को क्रॉस किया था, उस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक का इंडिया में रूल नहीं था। So statement second is incorrect. Statement 3. It was during the reign of Devaraj II of Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. This is also wrong. जिस टाइम पर वास्को डी गामा आया था केरला कोस्ट पर 1498 में, उस टाइम पर देवराज सेकंड विजयनगर का रूलर नहीं था। उस टाइम पर यहाँ सलो डायनेस्टी का यहाँ पर रूल था। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज 1। So let's discuss the detail of this question. Why statement 1 is correct? In 1221, Changiz Khan reached the Indus River while chasing Jalaluddin, the Prince of Khwarezm. 1221 में चंगेज खान ने इंडस रिवर को रीच किया। उस टाइम का इंसिडेंट है जब चंगेज खान प्रिंस ऑफ ख्वारिज्म जलालुद्दीन को चेस कर रहा था। Iltutmish wisely refused to give asylum to the prince, saving the Delhi Sultanate from Mongol invasion. इल्तुतमिश ने प्रिंस ऑफ ख्वारिज्म जलालुद्दीन को एसिलम गिवन करने से मना कर दिया, और इस तरह से इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल इन्वेजन से प्रोटेक्ट किया। वह स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1398, which was during the reign of Nasiruddin Muhammad Shah Tughlaq, the last ruler of Tughlaq dynasty, known Muhammad bin Tughlaq, who died in 1351। तैमूर ने 1398 में इंडिया को इन्वेड किया था। उस टाइम पर इंडिया में तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक हुआ करता था, जबकि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक का डेथ तो पहले ही हो गया था 1351 में। Why statement 3 is incorrect?
वास्को डी गामा रीच्ड कैलिकट इन 1498। वास्को डी गामा 1498 में कैलिकट आया। देवराज सेकंड रिजाइन फ्रॉम 1422 टू 1446। देवराज सेकंड का जो रूल था वो 1422 से 1446 था, जबकि जिस टाइम पर वास्को डी गामा आया उस टाइम पर देवराज सेकंड का रूल था ही नहीं। एट द टाइम ऑफ वास्को डी गामा's arrival, द विजयनगर एम्पायर वाज अंडर द सलू डायनेस्टी, सलू नरसिम्हा देव राय। जिस टाइम पर वास्को डी गामा इंडिया आता है उस टाइम पर विजयनगर एम्पायर सलो डायनेस्टी के अंडर था, और सलो डायनेस्टी से यहाँ पर सलो नरसिम्हा देव राय इसका रूलर हुआ करता था। मोर अबाउट द दिल्ली सल्तनत, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। comprises five successive Muslim dynasties that ruled Delhi between 1206 to 1526 AD. This period marked a significant shift in Indian history, introducing Perso-Islamic forms of administration, art and architecture. दिल्ली सल्तनत जो था, ये जो टाइम पीरियड था इंडियन हिस्ट्री के लिए, इसने एक सिग्निफिकेंट शिफ्टिंग किया, बिकॉज यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में परसो इस्लामिक फॉर्म इंट्रोड्यूस किया। द फाइव डायनेस्टीज अंडर दिल्ली सल्तनत: नंबर 1 स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। सभी का टाइम पीरियड गिवन है, कौन किस डायनेस्टी का फाउंडर रहा है, किस डायनेस्टी से रिलेटेड क्या इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर टेबल में गिवन है। नेक्स्ट, की रूलर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। दिल्ली सल्तनत के की रूलर्स कौन कौन से रहे हैं, क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। नंबर 1 इल्तुतमिश, स्लेव डायनेस्टी, कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द सल्तनत। ही इंट्रोड्यूस्ड द इक्ता सिस्टम and issued the first standard silver coin, the टंका। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम लॉन्च किया, साथ ही स्टैंडर्ड सिल्वर कॉइन टंका इसने इशू किया। इक्ता सिस्टम मीन्स ग्रांटिंग लैंड इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस। नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी ऑफ खिलजी डायनेस्टी, a brilliant military strategist. He successfully repelled several Mongol invasions. Market reforms. He fixed the prices of essential commodities to maintain a large standing army. लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने असेंशियल कमोडिटीज का प्राइस फिक्स किया। आर्किटेक्चर, बिल्ड द अलाय दरवाजा, द एंट्रेंस ऑफ द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का जो एंट्रेंस है अलाय दरवाजा, वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बिल्ड कराया था। नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ऑफन कॉल्ड अ वाइज फूल ड्यू टू हिज एम्बिशियस बट फेल्ड प्रोजेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक को वाइज फूल के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, बट इसके सारे प्रोजेक्ट फेल रहे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, मूव द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, लीड टू इमेंस हार्डशिप। दिल्ली सल्तनत का ये एक ऐसा किंग था जिसने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया। टोकन करेंसी, इंट्रोड्यूस कॉपर ब्रास कॉइन टू ट्रीटेड एज सिल्वर व्हिच लीड टू मास काउंटरफीटिंग। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, the Sultanate was a highly centralized state. The Sultan was the head of the military, judiciary and the executive. सेंट्रल डिपार्टमेंट कौन कौन से हुआ करते थे? दीवान ए वजारत फाइनेंस डिपार्टमेंट, दीवान ए अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान ए इंसा स्टेट करिस्पॉन्डेंस। बॉडी इक्ता सिस्टम, लैंड was divided into इक्ताज and assigned officers collected revenue and provided soldiers to the sultan. आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है। कुतुब मीनार, क्वेल उल इस्लाम मॉस्क जो कि इंडिया के अर्लीस्ट मॉस्क है। तुगलकाबाद फोर्ट इसी टाइम पर बिल्ड किया गया था। डिक्लाइन कैसे हुआ इस दिल्ली सल्तनत का, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, with reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence in ascending order in terms of size? medieval India के रिस्पेक्ट में यहाँ इन्हें हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ए परगना, सरकार, सूबा। दिस इज राइट, बिकॉज परगना जो हुआ करता था उस टाइम पर विलेजेस का ग्रुप हुआ करता था, एंड परगना का ग्रुप सरकार हुआ करता था, सरकार का ग्रुप सूबा हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर इज ए। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली अंडर अकबर, the empire was divided into administrative units. empire administrative units में उस टाइम पर डिवाइड था। ये सब administrative units हैं। परगना, a group of village comparable to a तहसील तालुका। परगना उस टाइम पर आज के तहसील या तालुका के इक्विवेलेंट हुआ करता था। कई सारे विलेजेस के कॉम्बिनेशन से एक परगना बनता था।
नंबर 2 सरकार, अ ग्रुप ऑफ परगनास कंपेरेबल टू अ डिस्ट्रिक्ट। प्रेजेंट में जो डिस्ट्रिक्ट होता है, सरकार उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट के इक्विवेलेंट हुआ करते थे। मैनी परगनास के कॉम्बिनेशन से एक सरकार बनती थी। नंबर 3 सूबा, अ ग्रुप ऑफ सरकार्स कंपेरेबल टू अ प्रोविंस स्टेट। प्रेजेंट में जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स के कॉम्बिनेशन से स्टेट बनता है, अकबर के टाइम पीरियड के ड्यूरिंग कई सारे सरकार के कॉम्बिनेशन से एक सूबा बनता था। अ ग्रुप ऑफ सरकार इज नोन एज सूबा। देयरफॉर द असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इज परगना, सरकार, सूबा। Question number 5. Who among the following was associated as secretary with Hindu female school, which later came to be known as a Bathon female school? इनमें से कौन सा पर्सन है जो हिंदू फीमेल स्कूल के सेक्रेटरी के तौर पर एसोसिएट है, जिसको बाद में बैथून फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया? करेक्ट आंसर इज सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। The Hindu female school was established in 1849 by J.E.D. Bethune। हिंदू फीमेल स्कूल 1849 में J.E.D. बैथून के द्वारा स्टेब्लिश किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर was a staunch supporter of women's education and served as the secretary of the school। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस स्कूल के सेक्रेटरी रहे हैं और वुमेन्स के एजुकेशन के ये स्टोन सपोर्टर रहे हैं। Under his leadership and Bethune's initiative, the school became a pioneer institution for female education in India। फीमेल एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन एक उस टाइम पर एक बिग इनिशिएटिव था। इट वाज लेटर रिनेम्ड एज बैथून कॉलेज। बाद में इसको बैथून कॉलेज नेम गिवन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन आर रिमेंबर्ड एज। करेक्ट आंसर is D, officers of the Indian National Army। So let's discuss the detail. These three individuals, Shahnawaz Khan, Prem Kumar Sehgal, and Gurbakh Singh Dhillon, were prominent officers of the Indian National Army और आजाद हिंद फौज led by सुभाष चंद्र बोस। ये तीनों पर्सन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लीड की जाने वाले इंडियन नेशनल आर्मी एंड आजाद हिंद फौज के प्रोमिनेंट ऑफिसर रहे हैं। दे वर फेमस फॉर रेड फोर्ट ट्रायल्स इन 1945, वेयर द ब्रिटिश चार्ज देम विद ट्रेजन। तीनों पर्सन को ब्रिटिशर्स ने ट्रेजन के केस में चार्ज किया। 1945 में रेड फोर्ट ट्रायल के लिए फेमस हैं। द ट्रायल्स स्पार्ड मैसिव पब्लिक अनरेस्ट अक्रॉस इंडिया एंड दे वर डिफेंडेड बाय अ लीगल टीम दैट इंक्लूड भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू एंड जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों ने इन सभी पर्सन्स का यहाँ पर इट मीन्स यहाँ पर भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू एंड जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों लीगल टीम था और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, प्रेम कुमार सहगल एंड शाहनवाज खान को डिफेंड करने के लिए इन्होंने यहाँ पर हियरिंग किया। क्वेश्चन नंबर 7। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, निजामत और आरकोट इमर्ज्ड आउट हैदराबाद स्टेट, दिस इज राइट। स्टेटमेंट 2, द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, दिस इज ऑल्सो राइट। Statement 3, Rohilkhand kingdom was formed out of the territories occupied by Ahmad Shah Durrani, this is wrong। So correct answer is A, 1 and 2 statement इसके correct हैं। Why statement 1 is correct? The Nizamat of Arcot was a dependency of Nizam of Hyderabad, eventually becoming independent as Mughal Empire declined। जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, निजामत ऑफ आरकोट ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। Why statement 2 is correct? The Vodya dynasty established the Mysore kingdom in 1399, initially as a feudatory of the Vijayanagar Empire। वोडिया डायनेस्टी ने मैसूर किंगडम 1399 में एस्टेब्लिश किया था। इनिशियली ये विजयनगर एम्पायर के फ्यूडेटरी थे। आफ्टर द फॉल ऑफ विजयनगर इन 1565, मैसूर बिकम फुली इंडिपेंडेंट। Why statement 3 is incorrect? The Rohilkhand kingdom was established by Ali Muhammad Khan of Afghan in the early of 18th century as the Mughal central authority weakened. It was not formed out of territories occupied by Ahmad Shah Durrani, who invaded later। Question number 8.
With reference to Chaucer Yogini temple situated near Morena, consider the following statement. चौसठ योगिनी टेम्पल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि मध्य प्रदेश मोरैना में सिचुएटेड है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, इट इज सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ काचापागा डायनेस्टी। दिस इज राइट बिकॉज काचापागा डायनेस्टी के रेन के ड्यूरिंग बिल्ड किया गया था सर्कुलर टेम्पल है। स्टेटमेंट 2, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। दिस इज रॉन्ग बिकॉज सर्कुलर टेम्पल और भी हैं इंडिया में। Statement 3, it was made to promote the Vaishnav cult in region. This is wrong because ये वैष्णव cult से नहीं savage cult से related है। Number 4, its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament House. ऐसा माना जाता है कि इंडियन पार्लियामेंट हाउस के लिए इंस्पिरेशन इसी टेम्पल से टेकिंग किया गया है। दिस इज राइट, सो करेक्ट आंसर इज सी। 1 और 4 स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, अदर स्टेटमेंट इसके नॉट करेक्ट है। So let's discuss the detail. Why statement 1 is correct? The temple was built by King Depal of Kachapagar dynasty in the 11th century. चौसठ योगिनी टेम्पल 11th सेंचुरी में काचापागा डायनेस्टी के देपाल के द्वारा बिल्ड किया गया था। वह स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इट इज नॉट द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया। अदर एग्जांपल्स इंक्लूडेड चौसठ योगिनी टेम्पल एट हीरापुर ओडिशा एंड जबलपुर एमपी। Why statement 3 is incorrect? It is a Yogini temple dedicated to Lord Shiva and the 64 Yoginis. क्वेश्चन में जबकि वैष्णविज्म लिखा हुआ है, बट यह लॉर्ड शिवा से रिलेटेड टेम्पल है। Why statement 4 is correct? There is a long-standing belief among art historians that its circular design inspired the architecture of the old Parliament House in New Delhi. मोर अबाउट चौसठ योगिनी टेम्पल। चौसठ योगिनी टेम्पल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हम डिस्कस करेंगे। लोकेटेड इन मितावली मोरेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। चौसठ योगिनी टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। इट इज प्राइमरली फेमस फॉर इट्स सर्कुलर आर्किटेक्चर एंड इट्स कनेक्शन टू इंडियन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री, architecture and design. Circular structure. Unlike most Hindu temples, which are square or rectangular, this temple is perfectly circular with a radius of about 170 feet. The enclosure. The temple consists of a circular outer wall with 64 small chambers, shrines, facing an open courtyard. Each of these chambers originally housed in an idol of the yogini. Each chamber के अंदर योगिनी के idols यहाँ पर housed हैं. Central shrine. In the middle of the open courtyard stands a large circular pavilion dedicated to Lord Shiva. Material. It is built of local sandstone and stands on a high plinth, offering a commanding view of the surrounding valley. Historical background. Dynasty. It was built in the 11th century, around 1032 AD, by King Depal of the Kachapada dynasty. Purpose. Temple was a center for yogini cult, a tantric tradition within Savagism. It was also an educational hub for astrology and mathematics, utilizing the circular design to track the movement of the sun and stars. यहीं से सन एंड स्टार के मूवमेंट को ट्रैक किया जाता था। The Parliament House connection. There is a widely held belief among art historians and architects that the design of the old Parliament House in New Delhi, designed, designed by British architect Edwin Lutyens and Herbert Baker, was inspired by the Chaucer Yogini temple. Scientific significance. Temple is located in the high seismic zone, yet it has served for nearly 1,000 years without major structural failure. This is attributed to its circular design and specialized masonry, which help the structure withstand earthquake shocks, a testament to ancient Indian engineering. अदर योगिनी टेम्पल्स इंडिया में कौन कौन से हैं? रानीपुर झारिया ओडिशा, हीरापुर ओडिशा, फेमस फॉर बीइंग रूफलेस, एंड बेड़ाघाट जबलपुर एमपी में भी है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 21st February is declared to be the International Mother Language Day by UNICEF. This is wrong, not UNICEF. This is UNESCO. 21st सेंचुरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज राइट, बस बट ये यूनिसेफ के द्वारा नहीं, यूनेस्को के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, डिक्लेयर किया गया। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग।
Statement 2. The demand that Bangla has to be one of the national language were read in Constituent Assembly of Pakistan. पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिमांड की गई कि बांग्ला को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस गिवन किया जाए. दिस इज राइट. सो करेक्ट आंसर इज बी, टू ओनली. Why statement 1 is incorrect? International Mother Language Day was proclaimed by General Conference of the UNESCO in 1999, not UNICEF. 1999 में यूनेस्को की एक जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का प्रोक्लेमेशन किया जाता है. वहाँ स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. इन 1948, धीरेन्द्र नाथ दत्ता, a member of the Constituent Assembly of Pakistan, formally moved a resolution to allow Bengali to be used along with Urdu and English for official purpose, marking a key moment in the language momentum. Question number 10. With reference to the history of ancient India, Bhabhuti, Hastimala, and Seswara was famous. Correct answer is B. Playwright. So let's discuss the detail. भाभूति a major 8th century dramatist. ये एक 8th century dramatist रहे हैं. इन्होंने महावीर चरित एंड मालती माधव लिखा है. हस्तिमाला a famous 13th century कन्नड़ poet and playwright of the Hoysala Empire. हस्तिमाला होयसल एम्पायर के 13th century के कन्नड़ poet and playwright रहे हैं. एंड सेमेश्वरा 11th century संस्कृत poet रहे हैं, playwright from कश्मीर, known for Chanda Kosik. Question number 11. With reference to the history of ancient India, which of the following statement is are correct? 3 statement given है. कौन सा statement correct है find करना है. Statement 1. Mitakshara was the civil law for upper caste and Dayabhag was the civil law for lower caste. This is wrong because मिताक्षरा एंड दयाभाग जो ये ट्रेजरीज हैं, ये कास्ट बेस पर इनको डिवाइड नहीं किया गया था. ज्योग्राफिकल बेस पर डिवाइड थी, बस कास्ट बेस पर ये डिवाइड नहीं थे. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 2. इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन कैन क्लेम राइट ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, where in the Dayabhaga system it is only after the death of the father that the son can claim right to property. This statement is right because मिताक्षरा सिस्टम के अंदर ये प्रोविजन किया गया था कि अगर फादर जिंदा है देन सन चाहे तो वो प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है. बट दयाभागा सिस्टम के अंदर था कि फादर के डेथ के बाद ही कोई सन फादर के प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है. तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 3. The Mitaksara system deal with the matters related to property held by male members only of a family, whereas the Dayabhaga system deal with the matters related to property held by both male and female members of family. This statement is wrong because यहाँ पर जो डोमिनेंस था वो ओनली मेल का ही था और ये मिताक्षरा एंड दयाभागा इसमें मेल के लिए ही ओनली प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस रिलेटेड प्रोविजन किए गए थे. करेक्ट आंसर इज बी, टू ओनली. इसका स्टेटमेंट करेक्ट है. वह स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. बोथ मिताक्षरा एंड दयाभागा were legal treatises on inheritance and were not divided by caste, but rather by geographical region, such as Mitaksara was followed in most of the India, while Dayabhaga was prevalent in Bengal and Assam. मिताक्षरा जो लिखा है वो विजयनेश्वरा ने लिखा है. दयाभागा जो लिखा है वो जिमुत वहां ने लिखा है. वह स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Under Mitakshara, a son acquired a right of ancestral property by birth. Under Dayabhaga, a father is the absolute owner during his lifetime. Why statement 3 is incorrect. Both systems primarily deal with male succession, though they had different rules regarding the rights of widow and daughters. मिताक्षरा एंड दयाभागा दोनों में ही मेल सक्सेशन से रिलेटेड प्रोविजन किए गए थे, बट विडो एंड डॉटर के राइट से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा अलग डिफरेंट रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए थे. क्वेश्चन नंबर 12. अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर Nunes, the women in Vijayanagar Empire were expert in which of the following areas? पोर्तुगीज राइटर नूनिस के अकॉर्डिंग विजयनगर एम्पायर में वुमेन एवरी सेक्टर में एक्सपर्ट थी. रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूट सेइंग.
करेक्ट आंसर इज डी, सभी सेक्टर्स में उस टाइम पर वुमेन एक्सपर्ट थे। Pernod Nugent, a Portuguese traveler who visited during the reign of Ajotadeva Araya, recorded that women in the Vijayanagar Empire were highly skilled and held diverse roles. नूनिज एक पुर्तगाली ट्रैवलर था जिसने अजोता देव राय के रेन के ड्यूरिंग विजिट किया था और विजयनगर एम्पायर में उसने देखा कि वुमेन यहाँ पर हाईली स्किल्ड हैं एंड डाइवर्स रोल वो प्ले कर रहे हैं। He mentioned women as wrestlers, astrologers, accountants, soothsayers, and even judge and security guard. Question number 13. Which one of the following was a very important seaport in the Kaktiya kingdom? काकतीय किंगडम के ड्यूरिंग इनमें से कौन सा एक इम्पोर्टेंट सीपोर्ट हुआ करता था? करेक्ट आंसर इज मोटूपल्ली। काकतीय डायनेस्टी हम देख सकते हैं पिक्चर में गिवन है, साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। मोटूपल्ली सर्व्ड एज अ मेजर पोर्ट ड्यूरिंग द काकतीय reign। काकतीय reign के ड्यूरिंग मोटूपल्ली एक मेजर पोर्ट हुआ करता था 12th to 14th centuries में। The famous Italian traveler Marco Polo visited this port and wrote about the prosperity and the flourishing trade of muslin and diamond in the Kaktiya kingdom under Queen Rudrama Devi। इटालियन ट्रेवलर मार्को पोलो ने काकतीय किंगडम विजिट किया था और यहाँ पर क्वीन रुद्रमा देवी के रूल के ड्यूरिंग यहाँ पर इसने इस किंगडम का मुस्लिन एंड डायमंड से रिलेटेड जो ट्रेड था वो किस तरह से फ्लरिश था और इस डायनेस्टी की प्रोस्पेरिटी के बारे में इसने सब कुछ लिखा है। किंग गणपति देवा issued the famous Abhay Sangam edict at Modopally to provide security to foreign merchant। अबाउट द काकतीय किंगडम, काकतीय किंगडम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काकतीय किंगडम 1163 to 1323 CE तक रूल किया है। Was a powerful South Indian dynasty that ruled most of the modern Telangana and Andhra Pradesh। मॉडर्न डे तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रीजन में काकतीय डायनेस्टी उस टाइम पर था। कैपिटल एट उरुगालो, प्रेजेंट डे वारंगल। प्रेजेंट डे जहाँ पर वारंगल है वहाँ पर उरुगलो में इसका कैपिटल हुआ करता था। नोन फॉर देयर यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, मैसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड रियर रूल ऑफ फीमेल मोनर। काकतीय डायनेस्टी को यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, मैसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड रियर रूल ऑफ फीमेल मोनर के लिए जाना जाता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड की रूलर्स। Initially, the Kaktiyas were feudatories of the Western Chalukya. They declared independence under Prataparudra I, also known as Rudradev। Ganpati Deva 1199 to 1262, greatest ruler of the dynasty, expanded the empire significantly and moved the capital from Hemkonda to Warangal, was a great patron of trade, issued the Motupalli Edict which promised protection to foreign merchants। Rani Rudrama Devi, one of the few female monarchs in Indian history, she ruled with great skill, defending the kingdom against the Yadavs and Pandyas। The famous traveler Marco Polo visited her kingdom and praised her administration। प्रताप रुद्र सेकंड, यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के नाम हैं। नेक्स्ट आर्किटेक्चर एंड आर्ट में इनका क्या रोल रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है। रामथापा टेम्पल, रामापा टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रामापा टेम्पल इन्हीं रूलर्स के द्वारा बनाया गया है जो कि प्रेजेंट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग ब्रिक्स एंड एक्विसाइड स्टेच्यूज एंड मंदाकिनी, यूनिक बिकॉज इट इज नेम्ड आफ्टर द चीफ आर्किटेक्ट रामापा। रामापा मेनली एक चीफ आर्किटेक्ट था इस टेम्पल का, इसी के नाम पर इस टेम्पल का नाम रामापा टेम्पल गिवन किया गया। 1000 पिलर टेम्पल हेमकोंडा, dedicated to Shiv, Vishnu and Surya. It features star-shaped architecture and a massive monolithic Nandi। Warangal Fort, known for its four massive stone gateways called Swambhu Kirti Torans, which now serve as the official emblem of the Telangana government। Administration and economy, Nayankar system। The kingdom was divided into administrative units called Nadus, and military chief known as Nayakars were given land in exchange for maintaining troops for the king।
This system was later adopted and refined by the Vijayanagar Empire. Irrigation chain of tanks. Focus in water management. काकता डायनेस्टी के रूलर्स का जो मेन फोकस था वो वाटर मैनेजमेंट था. बिल्ड अ चेन ऑफ टैंक्स सिस्टम like Ramappa, Pakhal, and Lakhanvarman lakes to turn arid land into the fertile field. Modern mission Kakte project in Telangana is inspired by their legacy. Trade. Modopally was the primary seaport. Export included diamonds, calico cloths, and muslins. Social and cultural life, religion. While early rulers were Jains, they later became staunch followers of Savagism. Literature. Several important works were produced, such as Nitya Sumati and प्रताप रुद्रा यशुभूषणम. संस्कृत वर्क भी इसमें कुछ बुक्स वगैरह इन्होंने लिखा है. यूपीएससी क्विक फैक्ट. कैपिटल उरुगालो वारंगल. सिंबल वराह बोर. मेजर पोर्ट मोटुपल्ली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन यूपीएससी PYQ. फेमस ट्रेवलर मार्को पोलो. की साइड रामापा टेम्पल यूनेस्को साइट. क्वेश्चन नंबर 14. With reference to 8th August 1942 in Indian history, which one of the following statement is correct? इंडियन हिस्ट्री में 8 अगस्त 1952 से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1. क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया था. दिस इज राइट. सो अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. और सभी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा बिग होने वाला है, बिकॉज हम इस क्वेश्चन के अंदर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. इस क्वेश्चन के अंदर क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे. इसी क्वेश्चन के अंदर हम क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन एंड अदर ऑप्शन से रिलेटेड जो भी डिस्कशंस हैं वो अभी देखते हैं. डिटेल एक्सप्लेनेशन. ऑन अगस्त 8, 1942, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग एट ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे पास द हिस्ट्री क्विट इंडिया रेजोल्यूशन. इंडिया में 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यहाँ पर टेकिंग किया था. इट वॉज हेयर दैट महात्मा गांधी gave the famous slogan डू और डाई. यहीं पर महात्मा गांधी ने फेमस स्लोगन डू और डाई गिवन किया था. बी रिलेटेड टू 1940 अगस्त ऑफर. सभी ऑप्शंस के बारे में अभी हम थोड़ा देखते हैं. बी इज द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस. मोर इंडियंस को इंक्लूड करने के लिए वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा. ऐसा जो है ये अगस्त ऑफर 1940 से रिलेटेड है, बिकॉज ये अगस्त ऑफर में यहाँ पर प्रॉमिस किया गया था. सी ऑप्शन. द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड इन इवन प्रोविंसेस 1939 का इंसिडेंट है. डी ऑप्शन. क्रिप्स प्रपोजल इन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनेंट स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर. ये क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 से रिलेटेड है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द अगस्त ऑफर ऑफ 1940. August offer was a significant proposal made by the British Viceroy Lord Linlithgow on August 8, 1940. अगस्त प्रोपोजल ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिंथिंगो के द्वारा मेक किया गया एक प्रोपोजल था जो कि 8 अगस्त 1940 को यहाँ पर मेड किया गया था. It was a response to the Indian National Congress demand for independence in exchange for support during World War II. At the time, the British were facing a critical situation in war and they desperately needed Indian cooperation and manpower. Key provisions of offer. The British government made the following promises to appease Indian leaders. Indian leaders को appease करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉमिस किए. नंबर डोमिनियन स्टेटस. नंबर 2 एक्सपेंशन ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नंबर 4 वीटो फॉर माइनॉरिटीज. नंबर 5 एडवाइजरी काउंसिल. रिस्पॉन्सेज फ्रॉम इंडियन लीडर्स. इंडियन लीडर्स की तरफ से इसका क्या रिस्पॉन्स रहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको डिनाई कर दिया एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ स्पेशल लीडर्स ने सच एज जवाहरलाल नेहरू ने इसे डेड एज ए डोरमेंट कहा, बिकॉज इसमें टाइमलाइन इसका फिक्स नहीं था कि कब इंडिपेंडेंस गिवन किया जाएगा.
माइनॉरिटी वीटो जो गिवन किया गया था, इस वजह से इंडियन पीपल ने इसका अपोज किया। मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया, बिकॉज मुस्लिम लीग के लिए भी कंफर्म नहीं था कि जो वीटो गिवन किया गया और डोमिनियन पाकिस्तान उन्हें गिवन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इसका कोई फिक्स डेट नहीं था। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अगस्त ऑफर का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? इंडिविजुअल सत्याग्रह यहाँ पर गांधी जी स्टार्ट करते हैं। इट मीन 1940 अक्टूबर मंथ में गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह अब स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं। और फर्स्ट सत्याग्रही जो रहे हैं वो आचार्य विनोबा भावे रहे हैं। सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। थर्ड सत्याग्रही ब्रह्मदत्त रहे हैं। अबाउट द क्रिप्स मिशन मार्च 1942। क्रिप्स मिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। क्रिप्स मिशन was a failed attempt by the British government in March 1942 to secure full Indian cooperation and support for their efforts in World War II। वर्ल्ड वॉर सेकंड में सपोर्ट फाइंड करने के लिए, इंडियन कॉपरेशन टेकिंग करने के लिए क्रिप्स मिशन एक फेल्ड अटेम्प्ट था ब्रिटिशर्स का। इट वाज लीड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश वॉर कैबिनेट एंड अ नोन सिंपैथाइजर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। व्हाई वाज द मिशन सेंट? इंडिया में ये मिशन क्यों सेंड किया गया? जापानीज थ्रेट, बिकॉज ब्रिटिशर्स को थ्रेट था कि जापानीज कहीं इंडिया को ऑक्यूपाई ना कर ले। 1942 के अर्ली टाइम पीरियड में जापान ने रंगून को कैप्चर किया था और वो इंडिया का बॉर्डर की तरफ एडवांस हो रहे थे। इससे ब्रिटिशर्स के अंदर एक फियर जनरेट होता है और इस वजह से यहाँ पर क्रिप्स मिशन सेंड किया गया। नंबर ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर, ब्रिटिशर्स पर यूएस की तरफ से एंड चाइना की तरफ से इंटरनेशनल प्रेशर था। डोमेस्टिक पॉलिसीज की वजह से भी क्रिप्स मिशन इंडिया में लाया गया। मेन प्रोपोजल इसके क्या क्या थे? नंबर ऑफ डोमिनियन स्टेटस, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, नंबर 3 नॉन एक्सेशन क्लॉज, नंबर 4 डिफेंस। व्हाई डिड द मिशन फेल? ये मिशन क्यों फेल हो गया? कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया, स्पेशली नेहरू और गांधी ने इसको रिजेक्ट किया। नेहरू और गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, लैक ऑफ इमीडिएट पावर एंड बार्गनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये इसमें कुछ प्रोविजन थे। मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया, स्पेशली जिन्ना ने इसको रिजेक्ट किया, बिकॉज पाकिस्तान फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्लियर नहीं था, इस वजह से इसने रिजेक्ट किया। इम्पैक्ट ऑफ फेल्योर, ये फेल हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? 1942 में गांधी जी ने अगस्त मंथ में क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च किया, बिकॉज एक तरफ जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है इंडिया का, वहां से चाइना ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा था, इधर से ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। गांधी जी को लगा कि अब ये इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अब हमें क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करना होगा और अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। So let's discuss about Quit India Movement, August 8, 1942, also known as the Agast Kranti। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। Was a civil disobedience movement launched at the Bombay session of All India Congress Committee of the August 8, 1942। 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में होता है और बॉम्बे में ही क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था लॉन्च किया गया। कॉजेज ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के मेन कॉजेज क्या क्या थे? फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, नंबर 2 वर्ल्ड वॉर, सेकंड प्रेशर, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। फेमस स्लोगन डू और डाई इसी मूवमेंट के ड्यूरिंग गिवन किया गया था। डू और डाई मीन्स करो या मरो, ये जो स्लोगन है वो यही गिवन किया गया था। की फीचर्स एंड फेजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के की फेजेज क्या क्या रहे हैं? फेज 1 अर्बन रिवोल्ट, फेज 2 रूरल अपराइजिंग, फेज 3 में पैरेलल गवर्नमेंट जॉब्स को बॉयकॉट किया गया। रोल ऑफ वुमेन एंड अंडरग्राउंड एक्टिविटी, वुमेन का इसमें क्या रोल रहा? बिकॉज जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे सभी लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया था और यंगर जनरेशन ने इस मूवमेंट को लीड करने का चार्ज टेकिंग किया। सच एज अरुणा आसफ अली फेमसली होस्टेड द ट्राई कलर एट ग्वालियर टैंक मैदान ऑन अगस्त 9। अगस्त 9 को ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने ट्राई कलर होस्ट किया। उषा मेहता स्टार्टेड एन अंडरग्राउंड रेडियो टू स्प्रेड न्यूज ऑफ द मूवमेंट डिस्पाइट स्टेट ब्रिटिश सेंसरशिप। स्टेट
ब्रिटिश सेंसरशिप के बावजूद भी उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट किया सो दैट न्यूज को स्प्रेड किया जा सके। नंबर 3, मातंगिनी हाजरा, a 73-year-old woman in Bengal who was shot while leading a procession but kept the flag flying. ब्रिटिश रिप्रेशन एंड इम्पैक्ट, ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को रिप्रेस करने की कोशिश की और इसमें मशीन गन का यूज किया एयरप्लेन्स के थ्रू। अबाउट 1 लाख पीपल अरेस्ट किए गए। इम्पैक्ट, although the movement was physically suppressed by 1944, it proved to the British that they could no longer govern India without the consent of the Indians. It shifted the dialogue from reform to complete independence. ये एक ऐसा मोमेंट था जिसमें ब्रिटिशर्स को ये फील होने लगा कि वो अब इंडिया को विदाउट इंडियन कंसेंट गवर्न नहीं कर सकते और अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का जो डायलॉग था वो रिफॉर्म से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ शिफ्ट हुआ। क्विक टिप्स फॉर यूपीएससी 2026, नेचर ऑफ मूवमेंट, ये जो मूवमेंट था इट वाज लार्जली लीडरलेस एंड मोर वायलेंट देन प्रीवियस मूवमेंट सच एज नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस के कंपेयर में ये जो मूवमेंट था ये मोर वायलेंट मूवमेंट था। पार्टिसिपेशन, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड हिंदू महासभा डिड नॉट ऑफिशियली सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ वेरियस पॉलिटिकल रीजन्स। टाइमलाइन, अगस्त 8 रेजोल्यूशन, अगस्त 9 अरेस्ट अपराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? इनमें से कौन सा इंडस वैली सिटी है जो कि एंशिएंट टाउन के लिए वेल नोन फॉर एलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज धौलावीरा। Dholavira, located in the Run of Kutch, Gujarat, is one of the most prominent Indus Valley civilizations. It is unique for its sophisticated water management system. Excavations revealed massive stone-cut reservoirs and a network of stormwater drains designed to collect every drop of rain in an arid development. Dholavira was recently designated as a UNESCO World Heritage Site. धौलावीरा को रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डेजिग्नेट किया है। क्वेश्चन नंबर 16, with reference to Madanpalli of Andhra Pradesh, which one of the following statement is correct? Correct answer is C. Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English here. रविंद्रनाथ टैगोर ने यहीं पर नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। In 1919, Rabindranath Tagore visited the Besant Theosophical College in Mandapalli, Andhra Pradesh. While staying there, he translated his Bengali song Jan Gan Man into English as Morning Song of India. The principal of the college, Margaret Cousins, also helped set the tune for the anthem during this visit. Question number 17. Who among the following is associated with songs from prison? A translation of ancient and religious lyrics in the English. सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन के साथ कौन एसोसिएटेड है? सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन मेनली एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। करेक्ट आंसर इज सी, मोहनदास करमचंद गांधी इसके साथ एसोसिएटेड है। While imprisoned in Yarda jail in 1930, Mahatma Gandhi translated various Sanskrit hymns, psalms and lyrics into English. These translations were later published under the title Songs from Prison in 1934. The book reflects Gandhi's deep spiritual engagement with Indian classical literature during the time behind wars. Question number 18. With reference to India, the terms Halbi, Ho and Kui pertain to correct answer D. Tribal languages. Halbi, Ho and Kui are distinct languages spoken by various tribal communities in central and eastern India. हालबी हो एंड क्वी ये सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया में वेरियस ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा स्पोकन की जाने वाली डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेज हैं। हालबी इज स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। हालबी लैंग्वेज एमपी, महाराष्ट्र एंड ओडिशा के रीजन्स में स्पोकन की जाती है। हो इज स्पोकन बाय हो ट्राइब मेनली झारखंड एंड ओडिशा। झारखंड एंड ओडिशा रीजन में जो ट्राइबल पीपल हैं वो हो यहाँ पर स्पोकन करते हैं। Kui is a South Central Dravidian language spoken by the
कांडा ट्राइब इन ओडिशा। अ, कोई कांडा ट्राइब ऑफ ओडिशा के द्वारा यहाँ पर ये स्पोकन की जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।